Hello everyone, welcome to JK Shah classes. This is Professor Keyur Sangvi and today we will be continuing with your revision series. Okay, in this particular video, my dear friends, we will be covering or we will be revising a chapter called as capital structure. बहुत अच्छा chapter है, काफी सारे concepts है and it is also important from exam point of view. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए we will be starting with capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करेंगे विद समथिंग कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर वर्सेस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स, देन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, एंड लास्टली वी विल बी स्टडिंग समथिंग कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज विच आर एक्चुअली 4 थियरीज इन ऑल। तो दोस्तों काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं ये चैप्टर में। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर। नाउ सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर इन सिंपल टर्म्स इज नथिंग बट द वे इन विच अ कंपनी इज फाइनेंस्ड। एक कंपनी ने कौन से सोर्स से कितना पैसा, कितना कैपिटल रेज किया है, दैट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। For example, let us say a company has 10 lakh rupees of equity, okay, 5 lakh rupees of preference capital, then a company has 15 lakh rupees of debt. The total capital of the company is 30 lakhs. It is financed as 10 lakhs from equity, 5 lakhs from preference and 15 lakhs from debt. बराबर, तो total capital structure of the company or rather total capital of the company is 30 lakhs but it is financed in this format. यही फॉर्मेट का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली शोज कि एक कंपनी ने कौन से सोर्स से कितना पैसा लिया है। ऑफ कोर्स बिफोर अ कंपनी रेजेस मनी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि हमें ये पैसा कौन से सोर्स से लेना है एंड ऑल्सो कि कौन से सोर्स से कितना पैसा लेना है। ओके, इफ आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल दोस्तों, अगर आज आपको एक लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, इफ यू वांट टू बाय अ लैपटॉप टुडे, it is not that you will finance that laptop 100% from your father or from your mother. Okay, for example मम्मी पापा ने बोला कि no, we will be giving you only 20,000 whereas laptop का cost is 40,000। तो दोस्तों और 20,000 चाहिए तो you may approach your grandparents, you may approach your siblings, बराबर, you may approach your friends, राइट। तो ये दीज आर वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर यू गाइस, बराबर। तो कौन से सोर्स से कितना पैसा ले सकते हो टू फाइनेंस दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट और टू फाइनेंस दिस पर्टिकुलर असेट, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। कौन से सोर्स से कितना पैसा लेना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर इन सिंपल टर्म्स इज हाउ मच मनी इज रेज्ड फ्रॉम what capital, from which capital, how much money is raised, that is a part of capital structure or rather that is capital structure। आई होप दोस्तों मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है, वही है इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है, बराबर। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, okay, as you can see basically capital structure is nothing but combination of various capitals or combination of capitals from various sources of finance, बराबर। equity share capital, reserves and surplus, preference, debt, these are all various sources of finance। तो यही होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन से सोर्स से कितना पैसा लिया है, that in simple terms is capital structure। दोस्तों moving forward to the next concept and that is capital structure versus financial structure, बराबर। capital structure versus financial structure, now let us see in detail what is capital structure, what is financial structure, though the concept is very simple। दोस्तों capital structure is basically long term finance, capital structure is basically long term finance, बराबर। ये जो ऊपर जो 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, इक्विटी, रिजर्व्स, प्रेफरेंस एंड डेट, all these are long term sources for a company, बराबर। इसमें करंट लायबिलिटीज हमने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में करंट लायबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में करंट लायबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करूं तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दोस्तों इज द टोटल ऑफ योर करंट लायबिलिटीज एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड और यू कैन से कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर इज ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ओनली लॉन्ग टर्म फाइनेंस, एंड financial structure includes current liabilities also, मतलब total of liability side of the balance sheet is financial structure, बराबर। financial structure includes current liabilities, capital structure excludes current liabilities, capital structure only long term, financial structure long term plus short term, total capital।
बराबर, तो यही हमने यहाँ पे लिख लिया है इन योर समरी नोट्स। ओके, सो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मीनिंग इज ऑलरेडी गिवन टू यू गाइस। आई होप दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड इट इज ऑल्सो क्लियर। So by chance if MCQs come from this part, I hope you guys will be able to answer like the meaning of capital structure only long term sources, but long term में ही current liabilities भी include कर दिया तो बन जाएगा financial structure। Okay, so financial structure is a broader concept as compared to capital structure। I hope this part is clear, my dear friends. Moving on to the next part. Okay, the next part of our overview, if you have a look at the overview, introduction is done, capital structure versus financial structure is done, and now we move on to the concept of optimum capital structure. Dosto, optimum capital structure is a very interesting concept to understand because we will be soon doing something called as capital structure theories. So capital structure theories में optimum capital structure का concept बहुत important है। Now, sir, what do you mean by optimum capital structure? Sir, what do you mean by optimum capital structure? दोस्तों बहुत ही simple and बहुत ही interesting concept है। बराबर, अगर एक कंपनी various sources से पैसा लेता है, so of course those sources involve different costs। बराबर, तो कंपनी ने कितना पैसा कौन से सोर्स से लिया है, that is directly going to affect your overall cost of capital। बराबर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी का जितना भी होगा, कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट इज द रिजल्ट ऑफ your cost of individual capital and the proportion of the capital that is raised by you from that particular source। बराबर, फॉर एग्जाम्पल अगर इक्विटी से हमने 10 लाख लिया है एंड डेट से हमने 20 लाख लिया है, बराबर, इक्विटी से 10, डेट से 20। नाउ आई हैव टेकन मोर अमाउंट फ्रॉम डेट। नाउ इफ डेट इज एन एक्सपेंसिव सोर्स एज कंपेयर टू इक्विटी, if debt is an expensive source as compared to equity, then my overall cost of capital will be more, क्योंकि मैंने डेट से ज्यादा पैसा लिया है। लेकिन अगर मैंने इक्विटी से कम पैसा लिया है एंड इक्विटी का कॉस्ट इज मोर एज कंपेयर टू डेट, डेट इज अ चीपर सोर्स, तो चीपर सोर्स से आपने ज्यादा पैसा लिया है चीपर सोर्स से, सो ऑफ कोर्स ज्यादा पैसा भी लेकिन आपने चीपर सोर्स से लिया है एंड यहाँ पे कम पैसा भी आपने एक्सपेंसिव सोर्स से लिया है। सो इन दिस केस योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल चेंज। So in a way, can we conclude that a change in the capital structure, आपने कौन से सोर्स से कितना पैसा लिया है, a change in that capital structure will have a direct impact on the overall cost of capital। अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया दोस्तों, तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज होगा। मतलब मैं अगर कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करूं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होता है। अगर वापस कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज किया, ओवरऑल कॉस्ट चेंज होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करो, ओवरऑल कॉस्ट चेंज होगा। दोस्तों, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द टोटल और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द all the sources of capitals। बराबर, इट इज द ओवरऑल कॉस्ट। एवरी कंपनी विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट। हर कंपनी यही चाहेगा कि हमारा कॉस्ट सबसे कम हो। तो दोस्तों, वो कैपिटल स्ट्रक्चर जिसपे the overall cost of the capital is the least, I repeat, वो capital structure जिसपे overall cost of capital of the company is the least, that capital structure is called as optimum capital structure। that capital structure is called as optimum capital structure। बराबर, वो कैपिटल स्ट्रक्चर आपने इक्विटी और डेट से कितना प्रपोर्शन लेना चाहिए सो दैट योर ओवरऑल कॉस्ट इज द लीस्ट। अगर आपने उतना एग्जैक्ट पैसा लिया है फ्रॉम इक्विटी एंड डेट, then that capital structure is said to be optimum capital structure because at that capital structure your overall cost of capital is the least। बराबर, and of course अगर कंपनी का overall cost of capital सबसे कम होगा, the market value of the firm will be the highest। the market value of the firm at that level of capital structure will be the highest। बराबर, so दोस्तों, overall what is optimum capital structure? Optimum capital structure is that capital structure at which the overall cost of the capital of the firm is the least or the market value of the firm is the highest। बराबर, दो मेथड्स है to decide the optimum capital structure। either your overall cost should be the least, और अगर आप मार्केट वैल्यू के बेसिस पे जा रहे हो तो आपका मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए। the firm's market value should be the highest। so that capital structure at which either of these two happen is called as optimum capital structure। बराबर, I hope this part is clear, that is concept of optimum capital structure। moving on to the next concept जिसका पूरा समराइज्ड वर्जन दिया है मैंने, types of capital structures।
दोस्तों, as you can see on the screen, there are four types of capital structures. The first one is horizontal capital structure. The second one is vertical capital structure. The third one is pyramid shaped capital structure. And the last one, my dear friends, is inverted pyramid shaped capital structure. अब sir, what is horizontal capital structure? दोस्तों, horizontal capital structure is basically applicable, or basically it is the case of an unlevered company. अनलिवर्ड कंपनी मतलब क्या? दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट नहीं है, आई रिपीट, अगर कोई भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट नहीं है, देन दैट कंपनी इज सेड टू बी अ अनलिवर्ड कंपनी. दैट कंपनी इज सेड टू बी एन अनलिवर्ड कंपनी, मतलब उसमें लेवरेज नहीं है, उसमें डेट फाइनेंसिंग नहीं है, बराबर. सो सच अ कंपनी इज सेड टू बी अनलिवर्ड कंपनी, एंड सच टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें डेट नहीं है, जो भी पैसा कंपनी को चाहिए कंपनी इक्विटी या रिजर्व से ही लेता है, that is called as horizontal capital structure. So in short, horizontal capital structure will involve no debt, but entire funding will be done through equity or its past reserves. Okay, so I hope horizontal is clear. Moving on to the next one, vertical capital structure. Vertical capital structure is such a capital structure जहाँ पे debt is the highest एंड इक्विटी एंड रिजर्व्स बहुत कम लेवल पे मेंटेन होता है. मतलब अगर कंपनी ये कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, तो द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ रेजिंग मनी इज गिवन टू डेट. अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है तो कंपनी सबसे पहले जाएगा डेट वालों के पास एंड पैसा मांगेगा, बराबर. बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डेट इज गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस, इक्विटी एंड रिजर्व्स आर लेस, बराबर. That is vertical capital structure. Moving on to the next capital structure, दोस्तों, pyramid shaped capital structure. pyramid shaped capital structure में इक्विटी ज्यादा, बराबर, रिजर्व्स भी ज्यादा, डेट कम, बराबर. इक्विटी एंड रिजर्व ज्यादा एंड डेट कम. अब इधर एक डाउट आ सकता है, सर तो फिर हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड पिरामिड शेप कैपिटल स्ट्रक्चर में फर्क क्या है? दोनों में इक्विटी ज्यादा है, दोनों में रिजर्व्स ज्यादा है, बराबर सर. तो डिफरेंस क्या है? दोस्तों, डिफरेंस इज इन डेट. हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पे डेट बिल्कुल भी नहीं है, whereas पिरामिड शेप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का अमाउंट तो है, डेट है, बट एकदम कम अमाउंट, एकदम छोटा अमाउंट का डेट है, बराबर. सो दैट टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज अ pyramid shaped capital structure. That type of capital structure will be called as a pyramid shaped capital structure. I hope that part is clear. Moving on to the next one and the last type of capital structure, that is inverted pyramid shaped capital structure. That is inverted pyramid shaped capital structure. इधर हम इक्विटी कम मेंटेन करते हैं, मॉडरेट लेवल ऑफ रिजर्व्स, बट डेट इज अगेन गिवन अ प्रायोरिटी, बराबर. इक्विटी कैपिटल कम होता है, रिजर्व्स को थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दिया है, मतलब रिजर्व्स आर मेंटेन्ड नॉट टू लेस नॉट टू मोर. ओके, सब ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मॉडरेट लेवल का रिजर्व्स एंड डेट ज्यादा. अगेन द प्रेफरेंस इज गिवन टू डेट फर्स्ट. अगर डेट से फाइनेंसिंग नहीं हो पा रहा तो वी मूव ऑन टू रिजर्व्स. ओके, एंड देन लास्ट इज इक्विटी. So this is the type of capital structure. These are the types of capital structure. Let us just have a quick recap till now. Horizontal is applicable for an unlevered company. Unlevered company is a company where there is no debt. So in case of horizontal capital structure, equity is high, reserves are high, but there is no debt. Also, because there is no debt, there is no financial leverage. क्योंकि interest cost तो होता नहीं है, तो financial leverage का सवाल नहीं उठता. Moving on further, vertical capital structure. Vertical capital structure में equity and reserves दोनों कम, debt is higher. Debt is higher, बराबर. Because of higher debt, there is higher interest cost, higher financial leverage, and also sometimes it may result into higher financial risk, बराबर. So दोस्तों, ये होता है vertical capital structure. Moving on to next, pyramid shaped capital structure somewhere in line with horizontal, लेकिन horizontal and pyramid में difference है. By the way, pyramid में high equity, high reserves, but lower level of debt. The difference between horizontal and pyramid is horizontal will involve no debt, whereas pyramid will involve some debt. Moving on to the last point, inverted pyramid mein equity is less, reserves are moderate, and debt is high. Okay, so this is all about types of capital structure. High chances that MCQs can come from this particular concept. Okay, so please revise this thoroughly, guys. Okay, now moving on to the next concept, which is one of the most crucial concepts, दोस्तों, and उसका नाम है concept of indifference point. तो चलिए शुरू करते हैं without wasting much time. Concept of indifference point. Okay, अब सर indifference point क्या होता है? Before we understand the meaning of indifference point, let us first take up a small example. बराबर, let us take up a small example. अब क्या है वो सर small example? दोस्तों, let us say a company is in need of 10 लाख रुपीस. कंपनी को कितना पैसा चाहिए? 10 लाख रुपीस. ओके, अगर कंपनी को 10 लाख रुपीस चाहिए
And if the company, the company will have various options, yes or no? The company will have various options to raise this 10 lakh rupees. The company has an option of raising entire 10 lakhs from equity. The company will also have an option of raising entire 10 lakhs from debt. बराबर 5 लाख का इक्विटी 5 लाख का डेट पॉसिबल, 6 लाख का इक्विटी 4 lakh का डेट पॉसिबल. So basically what I'm trying to convince you guys is that a company has various options बराबर of raising this 10 lakhs. दोस्तों each one of these options are called as financial plan. ये हर एक ऑप्शन का नाम है financial plan. So company can follow financial plan A which has entire amount of equity. Company can follow financial plan B which has 5 lakhs of equity, 5 lakhs of debt. Company can follow financial plan C which has 6 lakhs of equity or and 4 lakhs of debt. Company can follow financial plan D which has entire 10 lakhs from debt. कुछ भी possible है. So each of these options are basically called as financial plans. I repeat, each of these options are called as financial plans. ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ. दोस्तों अब जब भी कंपनी को पैसा रेज करना है, कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस है. तो सर ये सारे ऑप्शंस में से कंपनी कौन सा फाइनेंशियल प्लान सेलेक्ट करेगा? So my dear friends, the company will select that financial plan which gives the company the highest market price per share. सर ऐसा क्यों? Why market price per share जिसमें highest होगा वो प्लान कंपनी सेलेक्ट करेगा? दोस्तों क्योंकि मार्केट प्राइस ज्यादा, that shows the shareholders wealth is also more, and maximizing shareholders wealth is the basic objective of any company. कोई भी कंपनी का मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव is to maximize the shareholders wealth. इसीलिए the company will select that financial plan which gives the highest market price per share. The company will select that financial plan which gives the highest market price per share. लेकिन कभी कभी based on the question, depending on the question, it may not be possible to calculate the market price per share. So in that case दोस्तों we will be calculating, or rather we will decide the financial plan to be selected on the basis of EPS. That financial plan which gives us the highest EPS, that will be selected. EPS is nothing but the profits that the company earns for equity shareholders on per share basis. बराबर, तो EPS और कुछ नहीं बल्कि प्रॉफिट्स ही तो है. तो ठीक है सर, इतना समझा. तो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे एमपीएस को, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ईपीएस को. बराबर, दोनों हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब एमपीएस आल्सो शुड बी मोर एंड ईपीएस आल्सो शुड बी मोर. दैट प्लान व्हिच गिव्स यू अ हायर एमपीएस or a higher EPS, that plan should be selected. First preference to be given to MPS, but if it is not possible to calculate MPS, then EPS. चलो ठीक है सर, ये भी क्लियर हुआ. तो दोस्तों अब ध्यान से बराबर इन डिफरेंस पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे हम जा रहे हैं स्लोली स्लोली. Okay, now let us say there are 2 points. Okay, there are 2 financial plans rather. First plan is to raise entire amount by equity. Second plan is to raise 5 lakhs from equity, 5 lakhs from debt. दोनों प्लान में मेरे को 10 लाख की जरूरत है. The company in the first plan is planning to raise entire amount of 10 lakhs through equity, and second plan में 5 lakhs का equity, 5 lakhs का debt. ये दो financial plans है. अब सर जितना हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे अगर प्लान ए ज्यादा ईपीएस या एमपीएस दे रहा है, we will select plan A. अगर प्लान बी ज्यादा ईपीएस या एमपीएस दे रहा है, we will select प्लान बी. दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट तभी ही जन्म लेगा, क्या क्या लगता है, मतलब नाम से क्या लगता है इनडिफरेंस पॉइंट? दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट तभी ही जन्म लेगा when a firm is indifferent in selecting the two plans. मतलब कंपनी प्लान ए सिलेक्ट करे कि प्लान बी सिलेक्ट करे, हम पूरा पैसा इक्विटी से उठाए या 5 lakhs का इक्विटी 5 lakhs का डेट, कैसे कौन सा प्लान सिलेक्ट करे सर? वी आर नॉट श्योर. Which plan to be selected, we are not sure. मतलब we are indifferent. As a company I can go with plan A, as a company I can go with plan B, so you can go with any of these plans as a company, बराबर, because you are indifferent in selecting any of the two plans. But sir वो indifference point पहुंचेगा कहाँ पे? How will you say that the company is indifferent? दोस्तों अगर ये प्लान का EPS ज्यादा तो we will be selecting this plan. अगर ये प्लान का EPS ज्यादा तो we will be selecting this plan. But what if the EPS under both the plans is the same? सर अगर EPS दोनों प्लान का सेम है ना, तो we can say that company is indifferent in selecting the two plans. तो दोस्तों what is indifference point? Indifference point is that level of EBIT. It is, इसका आंसर basically operating profits होता है. So indifference point is that level of operating profits at which
It is that level of operating profits at which the EPS of the two plans under consideration is the same. मेरे पास दो प्लान है, ये दोनों प्लान का EPS सेम आएगा, that is called as indifference point. मतलब कौन से प्रॉफिट पे, कौन से लेवल ऑफ प्रॉफिट पे हमारा EPS दो प्लान्स का सेम आएगा, right? This is the meaning of indifference point. Let us read what is given in the notes. Okay, so in the notes you have it, a point at which EPS under two financial plans is the same, barabar, that is of course indifference point. It is that level of EBIT at which a firm is indifferent in selecting two plans. Indifferent है क्यों? क्योंकि दोनों का EPS सेम है, दोनों के केस में EPS सेम है, इसीलिए कंपनी इज नॉट एबल टू डिसाइड वेदर वी शैल सेलेक्ट प्लान ए और प्लान बी, बराबर, क्योंकि दोनों का EPS सेम आता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सर हाउ टू कैलकुलेट इंडिफरेंस पॉइंट. सर हम इंडिफरेंस पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? दोस्तों फॉर्मूला आपके सामने है. फॉर्मूला इज EBIT. इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला इज EBIT माइनस इंटरेस्ट into 1 minus tax minus preference dividend divided by number of equity shares in plan 1 is equal to EBIT minus interest into 1 minus tax minus preference dividend divided by number of equity shares of plan 2. सर ये इतना बड़ा फॉर्मूला हम याद कैसे रखेंगे? याद आपको रखना ही नहीं है दोस्तों, ये आपको ऑलरेडी याद है. सर मतलब दोस्तों कैन आई से यू गाइज रिमेंबर इनकम स्टेटमेंट, एटलीस्ट इनकम स्टेटमेंट तो याद है जो हमने लेवरेजेस में ऑलरेडी पढ़ लिया है, बराबर. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे मिलेगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे मिलेगा EBIT. अब रुको, EBIT में से क्या माइनस करते हो? सर हम EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो EBIT माइनस इंटरेस्ट फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखो, EBIT माइनस इंटरेस्ट, बराबर. तो EBIT माइनस इंटरेस्ट मतलब कैन आई से वो ब्रैकेट, वो फर्स्ट ब्रैकेट इज नथिंग बट EBT, और इनकम स्टेटमेंट भी साइड बाय साइड याद करते जाओ. तो EBT, ठीक है सर, EBT तक पहुंच गए. अब EBT में से टैक्स माइनस करेंगे तो बचेगा NPAT, बराबर, नेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स. तो मैंने वही किया है, EBT को आफ्टर टैक्स कर दिया. व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी फिगर बाय 1 माइनस टैक्स, दैट मींस वी आर कन्वर्टिंग दैट फिगर इनटू एन आफ्टर टैक्स फिगर. तो EBT में EBT को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया बाय 1 माइनस टैक्स तो आई रीच एट NPAT, बराबर. तो अब वो दोनों ब्रैकेट्स का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट NPAT, बराबर. तो NPAT में से, दिस इज द फाइनल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, NPAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलता है ओवर डिविडेंड्स, सो वी विल पे फर्स्ट प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर जो बचेगा दैट इज प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो न्यूमरेटर इज प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ये कंपनी ने इतना कमाया है, डिवाइड बाय द EPS, सॉरी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यू गेट EPS, you get EPS. तो LHS and RHS is nothing but EPS, और वही तो कॉन्सेप्ट है दोस्तों इंडिफरेंस पॉइंट का. इंडिफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच EPS of the first plan, that is LHS, is equal to EPS of the second plan, that is RHS, बराबर. तो ये फॉर्मूला और कुछ नहीं बल्कि आपका इनकम स्टेटमेंट ही है, ये मैंने प्रूव भी कर दिया. सो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. इफ यू रिमेंबर द इनकम स्टेटमेंट यू विल बी इजीली एबल टू कैलकुलेट द इंडिफरेंस पॉइंट. मेरे को EPS दोनों प्लान का सेम चाहिए, बराबर, सो दैट आई विल इक्वेट द EPS एंड दैट इज दैट लेवल ऑफ EBIT. मतलब EBIT से स्टार्ट करना पड़ेगा, EPS पे खत्म करना पड़ेगा. तो इंडिफरेंस पॉइंट का आंसर विल ऑलवेज बी द लेवल ऑफ EBIT एट विच EPS इज सेम. मतलब कंपनी को कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाना पड़ेगा एट विच द EPS अंडर टू फाइनेंशियल प्लान्स इज द same, barabar. That is called as the indifference point, or the point at which the company is not able to decide whether the company should select plan A or plan B, barabar. दोस्तों ये हो गया concept of indifference point, and we now move on next to concept of financial break even point. अब दोस्तों break even point is very simple. Break even point is that point which is no profit no loss situation. सर ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कंपनी प्रॉफिट भी नहीं कमा रहा, जहां पे कंपनी कोई लॉस भी नहीं कर रहा. एग्जैक्टली द प्रॉफिट्स और लॉस यू कैन से इज जीरो, बराबर. कोई लॉस भी नहीं है, कोई प्रॉफिट भी नहीं है, ठीक है सर, इतना समझा. अब दोस्तों तो सर व्हाट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? सर ब्रेक इवन पॉइंट पता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट पे एक और क्वालिटी है. इट इज दैट पॉइंट एट विच यू रिकवर, or rather a company recovers all its fixed cost. Break even point is that point at which a company recovers all its fixed cost, बराबर. तो दोस्तों financial break even point is that point at which the company will recover all its financial cost,
all its financial cost. I repeat, financial break-even point is that point at which a company will recover all its financial cost. फाइनेंशियल कॉस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट, दूसरा होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो मेरे को इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड इसका टोटल कमाना पड़ेगा, तब जाके दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल ब्रेक इवन point. Hence, at that level, that will be called as financial break-even point. Financial break-even point, in simple terms, is nothing but recovering our interest and recovering our preference dividend. But because preference dividend is an after-tax figure, I repeat, because preference dividend is always an after-tax figure, we divide that by 1 minus tax to make it before tax figure. क्योंकि हमें जो कमाना है, हमें EBIT कमाना है। बेसिकली फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का भी आंसर EBIT में ही आता है। मतलब it is that level of EBIT at which the EPS of the firm is zero, as you can see on the screen. It is that level of EBIT at which the EPS of the firm is zero, as you can see on the screen. EPS कंपनी का जीरो आने वाला है। ऑफ कोर्स क्यों जीरो आएगा? बिकॉज इट इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। कंपनी ना ही कोई प्रॉफिट कमा रहा है, ना ही कोई लॉस कर रहा है, बराबर। सो ईपीएस तो जीरो आना ही है। इट इज दैट पॉइंट एट विच द कंपनी रिकवर्स इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फॉर्मूला टू कैलकुलेट इज इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। क्योंकि हमें ईबीटी का आंसर चाहिए, तो ऐसा ईबीटी बताओ जिसमें हम इंटरेस्ट को भी कवर करते हैं एंड प्रेफरेंस डिविडेंड को भी कवर करेंगे। बट बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन आफ्टर टैक्स फिगर, तो मैं आफ्टर टैक्स फिगर कंसीडर नहीं कर सकता। आई हैव टू कन्वर्ट प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू बिफोर टैक्स, एंड टू कन्वर्ट एन आफ्टर टैक्स फिगर into a before tax figure, we divide by 1 minus tax. तो hence in short, interest and preference dividend दोनों को रिकवर करना है, तब जाके हम पहुंचेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट or is that level of EBIT at which EPS is zero. Indifference point was that level of EBIT at which EPS under two plans is the same. Whereas financial break-even point is that point at which the EPS of the firm is zero, or the point at which the company recovers all its fixed financial expenses. बराबर। ये छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। एंड नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वी स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट, that is capital structure theories. बराबर, capital structure theories will be the last part of this particular chapter. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग। दोस्तों, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज बेसिकली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। बराबर, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, इनका रिलेशनशिप इज शोन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। बराबर, these theories can be bifurcated into two parts. The first part is called as relevance theory. दूसरा part is called as irrelevance theory. रेलेवेंस मतलब क्या? रेलेवेंस थियरी शो दैट कि अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज किया ना, तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज होगा। अगर चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर brings about a change in the overall cost of capital, such theories are said to be relevance theories because they show that capital structure is relevant in determining the overall cost of capital. बराबर। एंड उसी तरह से irrelevance theory will show that आपका capital structure is not relevant in determining the overall cost of capital. Company का overall cost of capital remains the same even if your capital structure changes. बराबर। तो दोस्तों, in this particular capital structure theories का part we are going to study 4 theories. हम कितने theories पढ़ने वाले हैं? 4 theories पढ़ेंगे। सबसे पहला theory is net income approach, दूसरा theory is net operating income approach, तीसरा theory is traditional approach, and the last theory that we will be studying, after which we will be winding up this chapter, is Modigliani-Miller approach. बराबर। तो आई होप बेसिक रेलेवेंस थियरी क्या होता है एंड इररेलेवेंस थियरी क्या होता है इसका मीनिंग क्लियर है। बराबर। हैविंग अंडरस्टूड दिस, बिफोर वी स्टार्ट विथ नेट इनकम अप्रोच, पहले कुछ जनरल असम्पशंस डिस्कस करते हैं एंड कुछ जनरल कैलकुलेशंस डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग विथ नेट इनकम अप्रोच। बराबर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद सम जनरल असम्पशंस। दोस्तों, कभी भी कोई भी थियरीज आता है ना, दैट थियरीज ऑलवेज हैव सम असम्पशंस। ओके, all the general assumptions का basic meaning है these assumptions are applicable to all the theories. I repeat, these assumptions are applicable to all the 4 theories. सबसे पहला assumption कि there are only 2 sources of finance. बराबर, सिर्फ 2 ही sources है, debt and equity. बराबर, प्रेफरेंस को उन्होंने हटा दिया है, प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है। तो या तो अगर एक कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी कैन आइदर अप्रोच डेट और कंपनी कैन आइदर अप्रोच इक्विटी। बराबर। 100% पे आउट रेशियो, दैट इज देयर इज नो रिटेन्ड अर्निंग्स। पे आउट रेशियो मतलब क्या? पे आउट रेशियो मतलब एक कंपनी कितना कमा रहा है और वो कमाने के बाद कंपनी कितना अमाउंट डिविडेंड दे रहा है।
लेट अस से कंपनी ने 1 लाख कमाया, तो 1 लाख में से अगर कंपनी 80,000 का डिविडेंड दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज 80% पे आउट रेशियो। बट यहाँ पे क्या बोला है, 100% पे आउट रेशियो होना चाहिए, मतलब कंपनी जितना भी कमाएगा पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज डिविडेंड्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, मतलब जितना भी कंपनी ने कमाया पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज डिविडेंड्स। ओके, फिर द टोटल कैपिटल रिमेन्स द सेम, बराबर, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी रिमेन्स द सेम, जिसका मतलब है कि अगर कंपनी को डेट बढ़ाना है तो इक्विटी थोड़ा कम करना पड़ेगा, अगर कंपनी को इक्विटी बढ़ाना है तो डेट थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो टोटल ऑफ कैपिटल विल रिमेन द सेम, दैट इज वन ऑफ द असम्पशंस। ओके, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दोस्तों कॉस्ट ऑफ डेट मतलब अगर मैं डेट से पैसा लेता हूं तो हाउ मच अमाउंट आई हैव टू इनकर इफेक्टिवली इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ डेट। अगर मैं इक्विटी वालों से पैसा लेता हूं, सो हाउ मच इज देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका एक और मतलब निकलता है, डेट इज ऑलवेज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेट एकदम सस्ते में मिलेगा, इक्विटी थोड़ा महंगा है, बराबर, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस than cost of equity. That shows debt is cheaper and equity is expensive source of finance. And lastly, there are no taxes. उन्होंने पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज में टैक्स निकाल दिया है। बट दोस्तों वन पॉइंट शुड बी नोटेड, मॉडिग्लियानी मिलर थियरी, ये जो लास्ट अप्रोच है, actually there are two approaches in this, one is with taxes and another is without taxes. Normally पहले उन्होंने जो theory develop किया that was without taxes, but later on they came up with the new theory which included taxes. उन्होंने ये assumption निकाल दिया था, बराबर, सेकेंड थियोरी में। बट एज ऑफ नाउ दीज आर द जनरल assumptions in all the four theories. Firstly, only two sources of finance, debt and equity. Secondly, 100% पे आउट रेशियो, कंपनी जितना भी कमाएगा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। Thirdly, the total capital of the firm remains the same. Fourth is cost of debt is less than cost of equity, and the last one is there are no taxes. The last point is there are no taxes. चलो ठीक है सर, इतना समझा, जनरल असम्पशन से रिवाइज हो गया है अच्छे से। अब कैलकुलेशंस क्या क्या थे, कैलकुलेशंस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज देयर आर थ्री कैलकुलेशंस बेसिकली, और rather you can say four calculations in all. सबसे पहला कैलकुलेशन वाज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, ईबीआईटी से स्टार्ट करेंगे। ईबीआईटी इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बराबर, ईबीआईटी इन अदर वर्ड्स इज द फर्म्स इनकम, फर्म कितना कमा रहा है दैट इज ईबीआईटी। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, डेट वालों को, डेट तो है कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो डेट वालों को इंटरेस्ट माइनस करके जो मिलेगा लॉजिकली, अगर आप लॉजिकली जाओ तो ईबीटी मिलना चाहिए, बराबर। ईबीटी में से आप क्या माइनस करते हो, ईबीटी में से आप टैक्स माइनस करते हो, लेकिन इधर तो क्लियरली बोल दिया देयर आर नो टैक्सेस, तो टैक्स तो है ही नहीं, तो ईबीटी इटसेल्फ इज एनपीएटी, बराबर, अर्निंग्स बिफोर टैक्स इटसेल्फ इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, और यू कैन से नेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। एनपीएटी में से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, बट प्रेफरेंस कैपिटल ही नहीं है सर, किधर नहीं है, क्या क्यों कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल क्यों नहीं है सर? दोस्तों पहला ही असम्पशन बोलता है देयर आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी, तो प्रेफरेंस भी नहीं है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं वो प्रेफरेंस डिविडेंड तो जीरो होगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इटसेल्फ इज द प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इज द इनकम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड वो इनकम में से हम कितना अमाउंट बांटेंगे, जितना भी कमाया पूरा बांट देंगे, मतलब the income for equity shareholders itself is the dividend, क्योंकि 100% पे आउट रेशियो इज एन असम्पशन, जितना कमाओगे फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स पूरा डिविडेंड बांट दो। तो इन शॉर्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट विल डायरेक्टली गिव अस डिविडेंड्स, बराबर, डिविडेंड इज द इक्विटी शेयर होल्डर्स इनकम, इंटरेस्ट इज द डेट वालों की इनकम, बराबर, बैंक से लोन लिया, डिबेंचर्स वगैरह जो भी है उनकी इनकम इज इंटरेस्ट, एंड पूरे फर्म की इनकम इज ईबीआईटी इज ईबीआईटी और द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, बराबर, ये इनकम स्टेटमेंट बनेगा। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आई रिपीट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बराबर। यहाँ पे हम याद रखेंगे दोस्तों एक सिंपल मेथड, इनकम अपॉन कॉस्ट, बराबर, इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट। अगर इक्विटी वालों की वैल्यू जाननी है तो इक्विटी वालों की इनकम अपॉन इक्विटी वालों का कॉस्ट। इक्विटी वालों की इनकम क्या, डिविडेंड, अपॉन इक्विटी वालों का कॉस्ट इज के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सिमिलरली मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, अगर ये मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जानना है हमको तो डेट वालों की इनकम अपॉन डेट वालों का कॉस्ट। डेट वालों की इनकम क्या है, इंटरेस्ट, डेट वालों का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट, फॉर्मूला बन गया। ओके, आफ्टर दैट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, अगर फर्म की मार्केट वैल्यू जाननी है तो फर्म की इनकम अपॉन फर्म का कॉस्ट। फर्म की इनकम क्या है सर, फर्म की इनकम हमने अभी डिस्कस किया, ईबीआईटी है, बराबर, एंड फर्म का कॉस्ट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट द फर्म हैज टू पे टू ऑल द प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, इन दिस केस डेट एंड इक्विटी।
बराबर। तो ये एक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, या तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज आल्सो इक्वल टू दोस्तों मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, क्योंकि पूरे फर्म में डेट एंड इक्विटी दो ही चीज है। तो फर्म की मार्केट वैल्यू जाननी है, इट इज नथिंग बट द टोटल ऑफ डेट की मार्केट वैल्यू एंड इक्विटी की मार्केट वैल्यू। So I hope this part is clear. These are the four calculations that we usually make in capital structure theories. Okay. Now sir, ठीक है, अभी इतना सारा जो डिस्कस हो गया सर, अब कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज पे तो बताओ, थियरीज पे तो बात करो। दोस्तों एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, हर थियरी क्या बताना चाह रहा है हम वो रिवाइज करेंगे। साथ में मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया है सो दैट यू गाइस कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। ओके। नेट इनकम अप्रोच, बाय द वे डायग्राम्स में आपको फाइनेंशियल लेवरेज दिख रहा है, राइट, ऑन एक्स एक्सिस एंड कॉस्ट ऑन वाई एक्सिस, बराबर। इफ वी डिस्कस फाइनेंशियल लेवरेज और कुछ नहीं है बट इट इज अवर प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, बराबर। प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना डेट है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में। सो एज एंड व्हेन यू मूव away from y axis you are increasing debt in your capital structure, you are increasing debt in your capital structure। चलो तो अब डिस्कस करते हैं नेट इनकम अप्रोच। दोस्तों नेट इनकम अप्रोच स्टेट्स दैट, net income approach states that as and when more debt is employed in the capital structure of a company, the overall cost of capital starts falling। दोस्तों एकदम सिंपल लॉजिक है, बराबर। क्या बोल रहा है ये कि जैसे जैसे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ेगा वैसे कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। अच्छा, बाय द वे नेट इनकम अप्रोच इज अ रेलेवेंस थियरी। नेट इनकम अप्रोच इज अ रेलेवेंस थियरी। रेलेवेंस थियरी मतलब क्या? ये अप्रोच ये बोलेगा दैट अगर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज होगा। द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये मेथड क्या बोलता है कि अगर आप डेट ज्यादा लेते रहो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में तो एक कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट्स फॉलिंग। दोस्तों सिंपल लॉजिक है। कैन आई से द टोटल कैपिटल विल रिमेन सेम, मतलब एक को बढ़ाना है दूसरे को कम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं डेट को बढ़ा रहे हो, डेट को बढ़ा रहे हैं मतलब साथ साथ इक्विटी को कम कर रहे हैं। डेट को बढ़ा रहे हैं मतलब इक्विटी को कम कर रहे हैं, ठीक है सर, इतना समझा। एंड डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो अगर आप चीपर सोर्स को बढ़ा रहे हो एंड एक्सपेंसिव सोर्स को कम कर रहे हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। लॉजिक बता रहा हूं, अगर आप चीपर सोर्स को बढ़ा रहे हो एंड एक्सपेंसिव सोर्स को कम कर रहे हो, डोंट यू थिंक द ओवरऑल कॉस्ट विल फॉल? क्योंकि चीपर सोर्स बढ़ रहा है, सस्ते वाला बढ़ रहा है एंड एक्सपेंसिव वाला कम भी हो रहा है। सो कंसीडर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेट इम्पैक्ट ऑफ दिस। द नेट इम्पैक्ट विल बी ओवरऑल कॉस्ट विल स्टार्ट फॉलिंग। आप जैसे जैसे चीपर सोर्स बढ़ाते जाते हो साइमल्टेनियसली आप क्या कर रहे हो, आप एक्सपेंसिव सोर्स को कम कर रहे हो। तो एक्सपेंसिव कम हो रहा है एंड चीपर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल ओवरऑल इम्पैक्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल स्टार्ट फॉलिंग। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड नेट इनकम अप्रोच, बराबर। क्या बोलता है ये कि जैसे जैसे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ता जाएगा वैसे कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल स्टार्ट फॉलिंग, बराबर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। दोस्तों नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज एन इररेलेवेंस थियरी। मतलब ये थियरी बोलता है कि आपको जितना भी डेट बढ़ाना है बढ़ाओ, ठीक है। पहला वाला क्या बोलता था, डेट बढ़ाओगे तो ओवरऑल कॉस्ट कम होगा। ये क्या बोल रहा है, आपको जितना भी डेट बढ़ाना है बढ़ाओ, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन द सेम। ये कैसे होगा, लेट अस डिस्कस दैट। दोस्तों दिस मेथड, एज पर दिस मेथड, as and when more debt is employed in the capital structure, the overall cost remains the same because KE goes on increasing proportionately। क्या होता है, let us understand। देखो जैसे जैसे कंपनी डेट बढ़ाते जाता है ना, एक कैपिटल स्ट्रक्चर में जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है, इक्विटी कम हो रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स सी दिस एज अ रिस्क कि यार डेट का इतना प्रपोर्शन बढ़ते जा रहा है, हमारा प्रपोर्शन कम होते जा रहा है, मतलब वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन डेट, वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन आउटसाइडर्स फंड्स। क्या बोला, वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन आउटसाइडर्स फंड्स, दैट मींस दिस कंपनी इज मोर रिस्की। तो जैसे जैसे कंपनी में रिस्क बढ़ता जाता है, द इक्विटी शेयर होल्डर्स स्टार्ट एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न्स। वो लोग बोलेंगे हमको ज्यादा रिटर्न चाहिए, अगर आप डेट बढ़ाओगे हमारा रिटर्न बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर डेट बढ़ेगा, आई मीन अगर डेट का प्रपोर्शन बढ़ेगा, सी अंडरस्टैंड वन थिंग, कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स द सेम। वो डेट 5% पे मिल रहा था तो 5% रिमेन्स द सेम, ओनली द अमाउंट इज इंक्रीजिंग। So if you go on increasing the amount, your overall cost of capital remains the same। Actually वो overall cost fall होता, जैसे जैसे आप डेट बढ़ा रहे हो overall cost fall होता,
अगर इक्विटी चुपचाप बैठता तो, अगर इक्विटी वालों ने अपना रेट ना बढ़ाया होता तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड हैव बीन द सेम, बट बिकॉज इक्विटी शेयरहोल्डर्स स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर रेट, द फॉलिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट फॉल, द बेनिफिट ऑफ लेवरेज इज नॉट डिराइव्ड। क्यों? लॉजिकली ओवरऑल कॉस्ट कम होता, वो कम होना चाहिए था अगर इक्विटी वाले शांत बैठते तो, बट बिकॉज इक्विटी वाले भी अपना रेट बढ़ा रहे, अपना एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं, the overall cost refuses to fall, it remains the same. And because overall cost remains the same, this shows what, that जैसे जैसे डेट बढ़ता है कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, and hence this is irrelevance theory. Okay, that is all about net in operating income approach and net income approach. Moving on to the second last concept of this chapter, that is traditional approach. ट्रेडिशनल अप्रोच दोस्तों ये बोलता है कि शॉर्ट रन में अगर आपने डेट लिया ना तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। जो नेट इनकम अप्रोच भी बोलता है कि आपने अगर डेट एम्प्लॉय किया, आपने एज एंड व्हेन यू गो ऑन इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल फॉल। ये इतना इसने भी बोला, ठीक है, बट इसने एक एडिशन बोला कि ये हो गया एक लिमिट तक, लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस कर दी कंपनी ने, बराबर अगर कंपनी बहुत ज्यादा ही डिपेंड कर रहा है आउटसाइडर्स फंड्स पे, तो अब इक्विटी वाले शांत नहीं बैठने वाले। अब इक्विटी वाले बोलेंगे हम कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गए डेट वालों पे, तो अब हमको ज्यादा रिटर्न्स दो, ये कंपनी बहुत रिस्की हो गया हमारे लिए। So now, because equity shareholders also start expecting a higher rate of return, the debt, the the providers of finance under debt, they see this as an opportunity to increase their returns also. उनको भी लगता है ये कंपनी हमारे पे ही डिपेंडेंट है, तो why not charge them also an higher rate? So what they do, they also increase their rate. तो अब डेट वालों ने भी अपना रेट बढ़ा दिया, इक्विटी वालों ने भी अपना रेट बढ़ा दिया, तो what will happen to the combination overall cost of capital? The overall cost of capital also starts increasing. So if debt is increased in the capital structure, initially it falls, but beyond a particular limit, it starts rising. So you can say that debt का presence in the capital structure has an impact on the overall cost of capital, and hence traditional theory is a part of relevance theories. Okay, क्या बोलता है traditional theory? देखते हैं, as and when debt proportion increases in the capital structure, in the short run overall cost of capital decreases. In the short run overall cost of capital decreases. If more debt is employed beyond a point, the cost of equity and cost of debt start increasing, and hence the overall cost of capital also starts increasing. बराबर? I hope दोस्तों ये तीन theories are clear. Moving on to the last concept, बराबर, and that is Modigliani-Miller approach. That is Modigliani-Miller approach. So yes, let us discuss Modigliani-Miller approach. Okay, now Modigliani-Miller approach में सर बेसिकली क्या है? Modigliani-Miller approach दोस्तों ये थोड़ा अलग अप्रोच है, right? Modigliani-Miller stated that the overall cost of capital of the company is not the result of the capital structure. आपको अगर capital structure change करना है आप करो, बराबर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, याद है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिजल्ट ऑफ टू थिंग्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्केट वैल्यू। इन्होंने इधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ज्यादा फोकस नहीं किया, दे हैव मोर फोकस्ड ऑन मार्केट वैल्यूज ऑफ फर्म्स। क्या बोला Modigliani-Miller ने? They said that the company, there are two types of companies basically. The first type of company which is the one which has debt in its capital structure, that is called as a levered firm, barabar, and then other type of company is an unlevered company or unlevered firms which do not have debt in the capital structure. Can I say ye debt not present in the capital structure is nothing but horizontal capital structure? याद करो, हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स में, बराबर। तो कंसिडरिंग दैट पार्ट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, बोलता है अनलिवर्ड एंड लिवर्ड, दो टाइप की कंपनीज होते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन आर्बिट्राज प्रोसेस। आर्बिट्राज प्रोसेस इज, दोनों कंपनीज का इनिशियली हो सकता है मार्केट वैल्यू अलग हो, दोनों कंपनीज का मार्केट वैल्यू अलग हो सकता है। बेसिकली ये क्या प्रूव करना चाह रहा है पता है? Modigliani-Miller state that अगर दो टाइप की कंपनीज है, एक लिवर्ड दूसरा अनलिवर्ड, एक में लेवरेज है मतलब डेट फाइनेंसिंग है, दूसरे में डेट फाइनेंसिंग नहीं है, अगर ये दो टाइप की कंपनीज है, इनका मार्केट वैल्यू इज ऑलवेज द सेम। अरे सर अभी तो आपने बोला अलग होता है। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। As per the market value of levered firm and the market value of unlevered firm is the same. हाइला सर ये सेम आएगा? हाँ, इवेंचुअली सेम हो जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा। सर मतलब
दोस्तों ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्राज। मॉडिग्लियानी मिलर ने ये लॉजिक कि दोनों कंपनीज का मार्केट वैल्यू सेम होता है, ये लॉजिक समझाया थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज आर्बिट्राज। बराबर। अब आर्बिट्राज प्रोसेस क्या है? आर्बिट्राज प्रोसेस इज इन सिंपल टर्म्स मींस बाइंग फ्रॉम अ चीपर मार्केट एंड सेलिंग इन द एक्सपेंसिव मार्केट। क्या बोला? बाइंग फ्रॉम अ चीपर मार्केट एंड सेलिंग इन एन एक्सपेंसिव मार्केट। अगर आपको पता चले कि एक पेन का कॉस्ट इज ₹10 इन मार्केट ए एंड ₹12 in market B. Can I say a simple logic would mean कि हम मार्केट ए से खरीदेंगे, मार्केट बी में जाके बेच देंगे। ₹10 में खरीदा, ₹12 में बेचा, ₹2 का प्रॉफिट कमाया। यस और नो? दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज आर्बिट्राज प्रॉफिट। द सेम पेन हैज टू डिफरेंट प्राइसेस इन टू डिफरेंट मार्केट्स। दोस्तों सिमिलरली अगर दो कंपनीज है, वो दोनों कंपनीज के स्टॉक्स, बराबर, वो दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के बेसिस पे दोनों कंपनीज का वैल्यू स्टार्टिंग में अलग हो सकता है। बराबर। वन कंपनी विल बी ऑफ अ हायर वैल्यू, अनदर कंपनी विल बी ऑफ अ लोअर वैल्यू। इनिशियली देयर इज अ डिफरेंस इन वैल्यू, बट नाउ द शेयर होल्डर्स आर स्मार्ट। द शेयर होल्डर्स नो दैट देयर इज एन आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी। सो व्हाट विल द शेयर होल्डर्स डू? जो कंपनी का वैल्यू ज्यादा है उसमें से शेयर्स बेच देंगे, जो कंपनी का वैल्यू कम है उसमें शेयर्स खरीद लेंगे। तो कंपनी ए में इन्वेस्ट किया, अब कंपनी बी में इन्वेस्ट कर देंगे। इवेंचुअली व्हाट विल हैपन? हमने ज्यादा वैल्यू पे बेचा, कम वैल्यू पे खरीदा, ज्यादा वैल्यू पे बेचा, कम वैल्यू पे खरीदा, तो शेयर होल्डर्स ने प्रॉफिट कमाया। दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज आर्बिट्राज गेन। ठीक है सर, इतना समझा। तो इसमें फायदा क्या होने वाला है दोस्तों? जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ेगा, हायर वैल्यू, जो कंपनी का वैल्यू हायर है उस पे लोग उसके शेयर्स स्टार्ट हो गए बिकना, मतलब द शेयर होल्डर्स हैव स्टार्टेड selling the shares of that company. So when sales increases, what will happen to price? The price of that company, the price of the shares of that company start falling. And यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, दूसरे कंपनी में डिमांड बढ़ रहा है। What will happen when demand increases? Sir, when demand increases, the price starts increasing. तो इवेंचुअली क्या होगा? इवेंचुअली इसका प्राइस कम हो जाएगा एंड इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब ये हो गया ओवर वैल्यूड फर्म, ये हो गया अंडर वैल्यूड फर्म। तो अब इधर से लोग बेचना शुरू करेंगे, इधर लोग खरीदना शुरू करेंगे, तो वापस ऐसा फ्लक्चुएशन होगा। इवेंचुअली दीज फ्लक्चुएशंस विल कंटिन्यू एंड इवेंचुअली देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम रीच्ड। इवेंचुअली देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम रीच्ड। जब दोनों मार्केट्स में वो पेन का प्राइस हो जाएगा ₹11, दैट इज द इक्विवेलेंट, दैट इज द इक्विलिब्रियम। अब करके बताओ आर्बिट्राज, एक जगह पे ₹11 पे बाई करोगे, दूसरे में ₹11 पे ही बेच पाओगे। So now there is no process of arbitrage showing that the value of pen under both the markets is the same. In our example, showing that the value of both the types of companies is the same. चाहे वो market value of levered firm हो कि market value of unlevered firm हो, वो दोनों companies का market value eventually same हो जाएगा। वो दोनों companies का market value eventually same हो जाएगा। And this they explained through the process of arbitrage. बराबर। एंड नाउ बिकॉज द मार्केट वैल्यूज ऑफ बोथ द कंपनीज आर सेम, क्योंकि दोनों कंपनी का मार्केट वैल्यू सेम है, तो आपके देखो दो कौन सा कंपनी है? एक ऐसा कंपनी है जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है, एक ऐसा कंपनी है जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट नहीं है। लेकिन अगर एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है, दूसरे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट नहीं है, बराबर है, दीज आर द टू कंपनीज, एंड अगर ये दोनों कंपनीज का मार्केट वैल्यू सेम है, so don't you think presence of debt is not having any impact on the market value of the firm, eventually on the overall cost of capital? मतलब अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है तो आपका मार्केट वैल्यू 10 लाख, अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट नहीं है तो भी आपका मार्केट वैल्यू 10 लाख। इवेंचुअली द मार्केट वैल्यूज विल बिकम सेम। तो जब मार्केट वैल्यू दोनों सेम ही होना है, तो डेट का प्रेजेंस या डेट का एब्सेंस इज नॉट क्रिएटिंग एनी इम्पैक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म्स remains the same, and hence debt or presence of debt, or you can say the capital structure of a company, is not relevant in determining the overall cost of capital, or you can say the market value of the firm. That is all about Modigliani Miller approach, and that is all about capital structure theories, and that is all about this particular chapter. My dear friends, ये chapter में हमने काफी सारे points cover किए हैं, बराबर। This is just a quick recap of your capital structure chapter. I hope this video will be helpful, and thank you so much. See you guys in the next video. Thank you so much.